हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज हम करने वाले हैं जो टीजीटी 2021 में पेपर आया था, उसमें हिंदी कॉमन पार्ट के 15 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। और ये 15 क्वेश्चन हैं वो हम डिटेल से करते हुए करेंगे। इससे पहले मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ हिंदी की, जिसने नहीं देखी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और सीडीपी, रीजनिंग और मैथ्स, इनकी पीवाईक्यू भी मैं करवा चुकी हूँ, आप चैनल पर देख सकते हैं। और इसके साथ ही एक बात और बताती हूँ, टेलीग्राम ग्रुप है मेरा पॉइंट एजुकेटर, वो ज्वाइन कर लो। वहाँ पर ये जो पेपर सोल्व करवा रही हूँ इनकी पीडीएफ मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द विदेशज हैं। अब देशज और विदेशज शब्द आपको पता होने चाहिए। कुछ शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हमारे बोलचाल की भाषा में शामिल हो गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। और इसमें सभी के सभी, जैसे देखो पवन, पवन क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है। इसलिए ये तो क्या हो गया हमारा विदेशी, सारे के सारे नहीं हुए। दूसरी में क्या है, कहानी, कहानी है, वो भी विदेशी नहीं है। मुमकिन, अमूमन, पक्षवार, पक्षवार है, ये तत्सम शब्द है, इसलिए ये भी विदेशज नहीं है। किस्सा, स्कूल, हमला, तो किस्सा, स्कूल, हमला है, ये क्या है, तीनों के तीनों विदेशज शब्द हैं। इस तरह से हम करेंगे। किस्सा है वो कौन सी भाषा का है, अरबी भाषा का है। आप साथ साथ नोट करते जाएं। किस्सा है अरबी भाषा से, और स्कूल है अंग्रेजी भाषा से, और हमला है अरबी भाषा से, ठीक है। तो अरबी भाषा से जैसे कुछ और शब्द बता देती हूँ मेन, जैसे अखबार है, तारीख है, तबला है, अमीर है, आज़ाद, आदमी, अला, जलेबी, तकिया, ये सभी किसके हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं। और इसी तरह से अंग्रेजी के कुछ जो मेन कॉमन हैं, जैसे पेंसिल, स्टेशन, कंप्यूटर, सर्कस, ट्रेन, टेलीफोन, टेलीविज़न, टेलीग्राफ, तो ये सभी किसके हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। समझ आया। आगे देखिए। प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है। अब प्रत्यय की दृष्टि से बताना है। मुरेला में एला प्रत्यय है, ये सही है, ठीक है। कंटीला में ईला है, ये भी सही है। विलीन में ईन, और ससुराल में आल, ससुराल में ससुर प्लस आल ससुराल हो गया। तो ये तीन तो सही है, लेकिन विलीन है ना, ये वी प्लस लीन है, इसलिए ये प्रत्यय सही नहीं है, ईन नहीं है इसमें, वी प्लस लीन है, उपसर्ग मिला है वी। नेक्स्ट देखिए। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। अब सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, ये मैं अशुद्धि के कुछ वाक्य आपको करवा चुकी हूँ चैनल पे। और ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। जैसे पहला है, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, ये सही है। फिर मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, ये भी सही है। जिसने भी खाया, अब हमें मेन फोकस किस पे रखना है, सर्वनाम पे रखना है। जिसने भी खाया सराहा है, ये भी सही है। मेरे को कुछ भी याद नहीं है, मैंने आपको बताया था आजकल बोलचाल में बच्चे यूज करते हैं तेरे को क्या, मेरे को ऐसा करना है, तो मेरे को नहीं होता, ये क्या होता है, मुझे होता है, इसलिए यहाँ ये हमारी मिस्टेक है। तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब परिमाणवाचक क्या होता है, मात्रा का ज्ञान करवाता है ना। तो मैं नीली कमीज नहीं पहनता, तो नीली कमीज तो गुणवाचक हो गया, रंग संबंधी। फिर है, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, इसको बाद में देखते हैं। खेल का मैदान लंबा है, कैसा है, लंबा है, तो ये आकृति का हो गया, आकृति सूचक गुणवाचक। दिनेश अच्छा गायक है, कैसा गायक है, अच्छा है, तो ये गुणवाचक हो गया। तो ये तीन तो गुणवाचक हैं, और हमारा परिमाणवाचक कौन सा है, बहुत ओले गिरे। यहाँ बहुत ज्यादा ओले गिरे, इससे ये मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। तो ज्यादा मात्रा में, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है,
विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानिए। अनुचित गलत पहचानना है, यानी 3 ठीक हैं, 1 गलत है। अब पहला क्या है? बद और नेक, बिल्कुल सही है। फिर है दुश्चरित निश्चरित। दुश्चरित और क्या होता है? सच्चरित होता है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। अनुचित कौन सा है? ये सेकंड है। ठीक है। विस्तृत संक्षिप्त सही है। मधुर कटु सही है। ये तीनों सही हैं और ये गलत है। इसका क्या आएगा? सच्चरित, सतचरित्र। नेक्स्ट है, किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है? अब संकेतार्थक वाक्य क्या होता है कि एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर करता है। एक क्रिया होगी तो दूसरी होगी। प्रियतम मेरा मित्र है, तो ये नहीं है। ठीक है। यदि तुम आओ तो मैं चलूं, तो इसमें क्या है? यही है हमारा, तुम आओगे तो मैं चलूंगा। तो एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर है, इसलिए ये संकेतार्थक है। हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए, ये कौन सा है? तो ये इनकी पहचान करने से पहले मैं आपको ये टॉपिक करवा देती हूँ कि किस तरह से हम इनकी पहचान करेंगे। ये देखो, अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है। सबसे पहला है विधानवाचक। विधानवाचक जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने का वर्णन हो, यानी सिंपल जो होते हैं हमारे, वह पढ़ता है, राम जा रहा है, जिसमें ना कोई प्रश्न है ना कोई आज्ञा है, कुछ भी नहीं है, वो विधानवाचक है। जो सिंपल सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, वो हमारे क्या है? विधानवाचक। इन्हें सामान्य वाक्य भी कहते हैं। तो सामान्य और विधान एक ही होते हैं। नेक्स्ट है निषेधवाचक। निषेध हो, क्रिया के होने का निषेध हो, यानी जिसमें नहीं का प्रयोग हो। ठीक है। नोट लगता है, वो क्या है? हमारे नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? निषेधवाचक। नेक्स्ट है विद्यार्थक। विद्यार्थक क्या होता है? जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति का वर्णन हो। जैसे पाठ पढ़ो, तुम बाहर जाओ, 2 सेंटेंस है ये। पाठ पढ़ो, उसको क्या कह रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं, तुम बाहर जाओ। तो ये क्या है? विद्यार्थक वाक्य। प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उसमें हो गया प्रश्नवाचक, यानी जिसमें ये जो निशान है प्रश्नवाचक, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये आ जाए, वो क्या होते हैं? प्रश्नवाचक। विस्मयादिवाचक। विस्मयादि बोधक भी कह दें या विस्मयादिवाचक कहें, जिन वाक्यों में हर्ष, विस्मय, घृणा, शोक, भय आदि के भाव प्रकट हों। अरे, जिसमें ये आंसू जैसा निशान, विस्मयादि बोधक का निशान, यानी मैं इसको आंसू से याद रखती हूँ। आंसू आ जाए, चाहे खुशी में आए चाहे दुख में आए। ठीक है। तो वो क्या हो गए? हमारे विस्मयादि बोधक वाक्य। फिर है इच्छावाचक। तो इच्छावाचक कौन सा हो गया? जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा, आशा, शुभकामना, जैसे जन्मदिन पर मुबारकबाद देते हैं ना, कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो ये क्या है? इच्छावाचक है। हम चाहते हैं कि ऐसा हो। ठीक है। फिर है संदेहवाचक। संदेहवाचक में संदेह या संभावना प्रकट हो। शायद मैं कल जाऊं, शायद, यानी किसी काम के होने की क्या है? संदेह है, संभावना है। फिर है संकेतवाचक। जिन वाक्यों में संकेत हो, एक वाक्य दूसरे की संभावना पर, अर्थात एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर हो, वह क्या होता है? संकेतार्थक वाक्य होता है। इस वर्ष वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अगर वर्षा होगी तो ही फसल अच्छी होगी। क्लियर हुआ? अब देखो इसके ऑप्शन, देखो कहाँ थे हम? ये प्रियतम मेरा मित्र है, तो ये तो सिंपल है, तो ये क्या है? विधानवाचक हो गया। ठीक है, विधानवाचक। फिर है हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए। हो सकता है क्या है? संभावना है, तो ये संदेहवाचक हो गया। राजेश अपना कमरा साफ करो, उसको क्या दे रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं, तो ये विद्यार्थक हो गया। इस तरह से हम पहचान करेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द अनुपसर्ग से निर्मित नहीं है? अनुपसर्ग। अनुपसर्ग से, ये क्वेश्चन है, यानी पहले भी आ चुका है। ये अन प्लस उदात, इसमें क्या है? अन प्लस उदात। इसमें अनुपात प्लस इक, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। अनु प्लस पात प्लस इक, और अनुदित, अनु प्लस उदित,
अनुरंजक, अनु प्लस रंजक, तो इन तीनों में उपसर्ग है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन 2 है वो हमारा राइट आंसर होगा। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, ये हम बार बार कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, तो चुपड़ी और दो दो, इसका अर्थ क्या होगा भाई, यानी दोहरा लाभ लेना। ठीक है, लाभ पर लाभ होना या दोहरा लाभ लेना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका मतलब क्या होगा कि पहले दुख है, फिर थोड़े दिन के लिए सुख आया और फिर दोबारा से वही दुख के दिन आ गए, तो ये होती है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आम के आम गुठलियों के दाम, एक ही काम से दोहरा लाभ लेना। ठीक है, यानी काम एक करना है लेकिन लाभ दो हो जाए, आम के आम और गुठलियों के दाम। किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। अब इसमें बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्माण किसका हुआ है। तो भाववाचक संज्ञाएं हैं जैसे बचपन, कैशोर्य, ऐश्वर्य, मातृत्व। तो इसमें जो बचपन है ये किससे बना है, बच्चा से, तो बच्चा क्या है, जातिवाचक। किशोर से बना है ये, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक से। ये मातृत्व, माता से, माता भी क्या है, जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक से ईश्वर से ऐश्वर्य बन गया, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है। अब ये क्रिया बताई है कैसी कैसी, देखो, भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे थे, तो चिल्लाना क्या है, अकर्मक क्रिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, राधा श्याम को पत्र लिखती है, किसको पत्र लिखती है, श्याम को। श्याम और पत्र दो क्रम हो गए, तो ये द्विकर्मक हो गई, ये भी सही हो गया। बगीचे में मोर नाच रहा है, अब मोर क्या है, इसमें करता है, नाच रहा है ना, तो मोर करता है। मोर क्या नाच रहा है, क्या का आंसर भी आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा, तो ये अकर्मक क्रिया है। जहाँ पर क्या का आंसर मिले, उत्तर मिले, तो वो क्या होती, सकर्मक, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, तो ये हमारी गलती है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा, पूर्वकालिक क्रिया, पहले से ही बता रहे हैं कि आगे वो क्या करेगा। और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, क्रिया के बारे में। देखो, क्रिया के 2 भेद होते हैं, सबको पता है, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, वो होता है अकर्मक, यानी कर्म की आवश्यकता नहीं होती जिसमें। मोहन जाता है, तो सीधा सा एक लॉजिक है भाई इसमें कि क्या का प्रश्न करके देख लो, अगर क्या का आंसर मिलता है तो हमारा सकर्मक क्रिया है, और अगर क्या का आंसर नहीं मिल रहा तो अकर्मक क्रिया है। जैसे मोहन क्या जाता है, मोहन क्या पढ़ता है, तो पढ़ना और जाना ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। वह पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक लगा दिया तो पढ़ना क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, पुस्तक लगाने से ये सकर्मक क्रिया हो गई। वह फूल तोड़ता है, तो ये क्या आ गई हमारी सकर्मक क्रिया, जहां कर्म का होना आवश्यक होता है। अब अकर्मक क्रिया हम पढ़ रहे थे, तो अकर्मक क्रिया के भेद उपभेद सीख लेते हैं, क्योंकि अकर्मक क्रिया ज्यादा पूछी जाती हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अब उसके भी 2 भेद बता दिए। अकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक क्या होता है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, जिसे कर्म की आवश्यकता नहीं है, उस अकर्मक क्रिया को पूर्ण अकर्मक, यानी जो अकर्मक क्रिया की है परिभाषा वो सेम वही है। ठीक है, मोहन सो रहा है, वह पढ़ रहा है, वह जा रहा है, तो पूर्ण अकर्मक क्रिया के भी 2 भेद हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया के भी 2 भेद हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना आजकल। देखो, पहला है अवस्था बोधक, स्थित्यर्थक। ठीक है, स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक, थोड़ा नाम ऐसे दे देते हैं, जल्दबाजी में पढ़ा भी नहीं जाता। अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक, ये क्रियाएं पूर्ण अकर्मक हैं, इन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती और ये कर्ता की अवस्था, दशा को बताती हैं। जैसे हंसना, रोना,
अवस्था है ना उसकी, खुशी की है ये दुख की है। सोना, सो रहा है, उसकी अवस्था है। खिलना, अनुभव होना आदि। तो मोहन सो रहा है, सोने की अवस्था है। वह रो रहा है, रोने की अवस्था है। इसी तरह से गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक ये गति को दिखाती हैं। वो तो अवस्था यानी एक जगह बैठी सो रहे हैं, तो वो बिल्कुल मूवमेंट में नहीं है। ठीक है। और ये क्या है, गत्यर्थक है, गति को दर्शाती हैं। इन क्रियाओं को करते समय करने वाला गतिमान होता है। जैसे दौड़ना, एक जगह खड़े होके तो दौड़ नहीं सकते, दौड़ रहे हैं। जाना, भागना, तैरना, उड़ना, गिरना। अब यहाँ से आप ये सभी नोट कर लेना। ये जो है ना, हंसना, रोना, सोना, खिलना, अनुभवना, दौड़ना, जाना, भागना, तैरना, उड़ना, गिरना, ये सारी की सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। तो आपकी पहचान भी हो जाएगी जब पेपर में आएंगी कि कौन सी अकर्मक क्रिया होती है। पानी पहाड़ से गिर रहा है, तो गिर रहा है क्या है, मूवमेंट में है। पक्षी उड़ रहा है, मूवमेंट में है। रामदेली जा रहा है, मूवमेंट में है। तो ये सारे क्या हैं, गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक। गत्यर्थक यानी गति। ठीक है। और अवस्था के लिए ऊपर वाला था हमारा स्थिति। स्थिति के लिए इस स्थिति क्या होती है, अवस्था। तो ये सभी याद रखने आपको, और इस तरह के क्वेश्चन ही आजकल पेपर में पूछे जाते हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ये किसके भेद थे, पूर्ण अकर्मक क्रिया के। अब अपूर्ण अकर्मक क्रिया आ गई है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है, जहाँ जिस अकर्मक क्रिया से पूरा अर्थ प्रकट नहीं होता उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थ पूरा नहीं निकलता, वह है। अब सेंटेंस तो पूरा हो गया और कर्म की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, लेकिन इससे पूरा अर्थ नहीं निकल रहा। वह क्या है भाई, वह है, वह था। तो इनमें पूरा नहीं पता चलता कि वह क्या है, क्या था। अर्थ की पूर्णता के लिए कर्ता से संबंध रखने वाला किसी विशेष शब्द पूरक की आवश्यकता पड़ती है, वरना है, था अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। ठीक है, कर्म की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये तो बताना पड़ेगा कि वो क्या था, क्या है। इस तरह से ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया है जिसका पूरा अर्थ प्रकट नहीं होता। उम्मीद है समझ आया होगा। फिर से एक बार मोटा मोटा रिवाइज करते हैं। क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक सकर्मक। और अकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक के भी दो भेद हैं। ठीक है, स्थित्यार्थक और गत्यर्थक। याद रहेगा, इसलिए मैं कह रही हूँ इस पीडीएफ को मैं आपके साथ शेयर करूँगी टेलीग्राम ग्रुप पर, आप वहाँ देख लेना, दोबारा से रिवाइज जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ आ गए हम। पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। अब पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में पर्यायवाची शब्द जीव यानी गलत बताना है, कौन से गलत हैं। जीव के वाचा, रसना, वाणी सही है। अहंकार, दम, दर्प, मद बिल्कुल सही है। किरण, रश्मि, मयूख, प्रभा ये भी सही है। कोआ, प्रियक, मधु, दूत, अति सौरभ ये गलत है भाई, क्योंकि अति सौरभ होता है आम का। ठीक है, प्रियक भी आम या फिर आम प्रिय, आम प्रियक होता है ये कोयल। मधुदूत होता है, कई जगह दे रखा है, ये आम का पेड़ होता है, उसको मधुदूत भी कहते हैं। तो कौवा के ये नहीं है। कौवा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, काक, वायस, काग, करठ, पिशुन। तो ये आप नोट कर लीजिए, कौवा के क्या होते हैं, काक, वायस, काग, करठ, पिशुन। समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प उचित है, अब सही बताना है। बस ये इसमें पेपर में कंफ्यूज करते हैं, कहीं तो सही पूछ लेते हैं, कहीं गलत पूछ लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से 2 बार पढ़ो, तब आपको आंसर सही आएगा। ठीक है, जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ोगे तो गलत हो जाता है। हथकरघा, हाथों से चलने वाला करघा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर है भुजंग, भुजग लिख रखा है इन्होंने, यहाँ भुजंग होना था, भूमि में जन्म लेने वाला है जो, यानी सांप। फिर है देशभक्ति, तो ये भुजंग में कौन सा समास आया हमारा,
ये क्या है, बहुव्रीहि समास आया क्योंकि ये सांप के लिए यूज होता है। देशभक्ति, देश के द्वारा भक्ति नहीं होता, देश के लिए भक्ति होता है, ये तत्पुरुष समास है संप्रदान। पशु बलि, पशु की बलि, तो ये भी तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये देखना है कौन सा सही है। नेक्स्ट देखो, किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है। अब संधि विच्छेद बताना है, अनुचित गलत, गलत कौन सा है। तो बही प्लस एकता बिल्कुल सही है, बहिरेकता। आशी प्लस वचन, आशीर्वचन, यानी विसर्ग का रै बन रहा है सब में। ठीक है, अब रति प्लस रंश, रंश कोई शब्द नहीं होता, यहाँ अंश आना चाहिए, इसलिए ये गलत है। तपय प्लस चर्या, ये सही है। तो ये बाकी 3 सही हैं और ये गलत है, अनुचित पूछा है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है। अब ये मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है, क्या है, नहले पर दहला मारना, करारा जवाब देना। फिर है बत्ती सी बंद होना, चुप हो जाना, ये भी सही है। सिर का पसीना पांव तक आना, कठिन परिश्रम करना, बिल्कुल सही है। थाली का बैंगन होना, सर्व सुलभ होना, तो ये क्या है, क्या होता है थाली का बैंगन होना। थाली का बैंगन होना होता है अस्थिर विचार वाला, जिसका खुद का कोई विचार नहीं होता, कोई जैसा कहे उसी से सहमत हो जाए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 है, ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विकल्प का कथन गलत है। अब इसमें गलत छांटना है, ये किससे, उच्चारण स्थान से। और उच्चारण स्थान और स्वर व्यंजन के भेद, ये मैंने दोनों वीडियो चैनल पर डाल रखी हैं डीप में करवाते हुए, आप वहाँ से ज़रूर देखना, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। चैनल पर मैंने 10-12 करवा रखी वीडियो, वो सारी देखना, उसमें पर्यायवाची विलोम शब्द और काफ़ी सारी वीडियो हैं जिसमें मुश्किल मुश्किल शब्द डाले हुए हैं। ठीक है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ये सही है, बिल्कुल सही है। विसर्ग ध्वनि की गणना नासिक्य वर्णों में की जाती है। अब नासिक्य वर्ण कौन से होते हैं, सभी जो वर्ग है ना, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, उनके जो पंचम वर्ण होते हैं वो नासिक्य वर्ण होते हैं, या अनुस्वार है उसको भी हम नासिक्य में ले सकते हैं, बिंदी को। तो ये क्या है, विसर्ग, विसर्ग में किसकी साउंड आती है की साउंड आती है। तो है और ये विसर्ग हैं, इनको जीवा मूल्य कहा जाता है, जीवा मूल्य, और या फिर स्वर यंत्र मुख भी कहा जाता है, स्वर यंत्र मुख भी कहा जाता है, जीवा मूल्य भी कहा जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, गलत ही पूछा है। ये और वह को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर क्यों कहते हैं, देखो स्वरों को बोलने के लिए क्या होता है, घर्षण नहीं होता, हवा है वो बिना दबाव के, बिना घर्षण के बाहर निकलती है, ये और वह में भी ऐसे ही निकलती है। ठीक है, हल्के दबाव से। तो ये ना स्वर है ना व्यंजन है, बीच में रख दिया, अर्ध स्वर कह दिया इनको। ड और ढ उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। उत्क्षिप्त क्या होता है कि ऊपर उठ के जीभ और फिर नीचे एकदम से गिरती है, उत प्लस सिप्त, उत यानी ऊपर और शिप्त यानी नीचे गिरना। तो ड और ढ दोनों को बोल के देखो, ये इसमें जीव की जो स्थिति है उसके आधार पर इसका वर्णन करते हैं। क्लियर हुआ। इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि एचटेट जल्दी आने वाला है और आपकी काफ़ी हेल्प होगी। कॉमन पेपर मैं पूरा लगभग करवा देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।